हेलो बेटा, कैसे हो आप? बेटा, आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे। +2 का टॉपिक है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और जो भी इसके बारे में है वो सारा आज हम करेंगे। तो बेटा, जैसे आपको मालूम ही है गैल्वेनोमीटर का क्या क्या काम होता है। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस which is used to detect current in the electronic circuit, or if the current is very small then it can measure it। तो यही काम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो आपको मालूम पड़ ही गया। अब इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने पहले ही बता डिस्कस कर चुके हैं, एक आर्टिकल किया है हमने कि जब भी किसी क्लोज लूप को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है ना, यही इसका प्रिंसिपल है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज हम करेंगे। हेडिंग लिख लेते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दी। अब प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है कि ए करंट कैरिंग व्हेन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप is placed in an external magnetic field, then it will experience torque। तो बेटा, जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। जैसे हमने पहले किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मान लो इस तरफ भी पोल पीसेस पड़े हैं, इधर नॉर्थ पोल पड़ा है, इधर साउथ पोल पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे लगेगा। ठीक है ना। जब इस कंडीशन में हम कॉइल को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है ना, तो तो देखो इस कंडीशन में जब हम कॉइल को रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क क्या करेगा? इस कॉइल को रोटेट करेगा। ठीक है ना। सो यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क उसे क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है ना। सो यही इसका प्रिंसिपल है। सो अब इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा, वर्किंग देखने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसकी क्या होता है कि इसमें एक टॉर्जन हेड होता है जिससे कि कॉइल के नीचे क्या लगा होता है? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। हम ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम रखते हैं जिस पे कि ऐसे कंडक्टिंग वायर जो है वो रैप की होती है, इस पे ऐसे करके रैप की होती है। ठीक है ना, ऐसे रैप की होती है। और इसके सेंटर पे एक सॉफ्ट आयरन कोर हम रखते हैं। ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखते हैं वो मैं आपको बताऊं। सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं। ठीक है ना। और इसके देखो अपर फेस को तो हमने इस वायर से इसे अटैच कर दिया, और लोअर फेस को किससे करते हैं? एक स्प्रिंग से करते हैं, और स्प्रिंग नीचे बेस से अटैच होता है। और इसके दोनों तरफ हम पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट रखते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है? ये मिरर है। ठीक, ये मिरर है। सारा जो सिस्टम होता है वुडन वुडन बॉक्स के अंदर होता है। इसके सराउंडिंग में वुडन बॉक्स होता है, सारा बंद होता है। हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, यहाँ पे होल होता है, और होल में हमें मिरर दिखाई देता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे टर्मिनल होता है, यहाँ पे टर्मिनल होता है। मान लो ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है, और ये देखो ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो गया, और ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट। तो ठीक है, ये इसकी सर्किट डायग्राम कह लो या इसकी डायग्राम बोल लो, ये होती है। ठीक है ना। तो ये मिरर है, ठीक है। और ये क्या है? ये मेटेलिक फ्रेम है,
मेटेलिक फ्रेम जिसके ऊपर क्या की हुई है, कंडक्टिंग वायर रैप है, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग लगा है और ये मैग्नेटिक पोल पीसेस हैं, ठीक है। ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब सर्किट में जोड़ना होता है तो इन टर्मिनल्स के थ्रू जोड़ते हैं। तो जिस सर्किट में हमने करंट को डिटेक्ट करना है उस सर्किट में इन टर्मिनल्स के थ्रू इसको अटैच किया जाता है, ठीक है ना। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब्स में, तो गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं कि एक वायर इधर लगाते हैं और दूसरी वायर इधर लगाते हैं और करंट फिर गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करता है अगर सर्किट में करंट हो तो, और ये डिटेक्ट करता है फिर कि सर्किट में करंट है या नहीं। इसमें अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है करंट है, अगर नहीं होगी तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम चलता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग ये कैसे करता है। वर्किंग, तो वर्किंग में बेटा हम देखते हैं कि देखो कि कि जब इसको सर्किट में कनेक्ट करके हम करंट को ऑन करते हैं, ठीक है ना, जब सर्किट में इसे मेन सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है टर्मिनल में से होके इस रेक्टेंगुलर ये जो फ्रेम है इसके ऊपर वायर रैप है, इस वायर में से पास करता है, ठीक है ना, पास करता है। और ये देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनती है, जैसे हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखी थी तो क्या हुआ था, ये भी करंट कैरिंग कॉइल बनती है रेक्टेंगुलर, जिसके बहुत सारे टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है। और जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इस पे टॉर्क लगता है। सो टॉर्क लगने के कारण ये क्या करती है, रोटेट करती है। सो अब इस पे कितना टॉर्क लगता है वो देख लेते हैं। तो टॉर्क तो हमें मालूम ही है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एन आई ए बी कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा क्या है, अल्फा होता है एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस पे लगता था मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस पे क्या होती थी, नॉर्मल होती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फेस के साथ इसके साथ कितना एंगल बनाता है, ये अल्फा हम कंसीडर करते थे कि अल्फा बनाता है, ठीक है ना। और ये वाला अल्फा हमने लिया, और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर वाला, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे वाली नॉर्मल है। और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल में कितना एंगल था, थीटा एंगल हम लेते हैं, और अल्फा प्लस थीटा अगर हम ऐड कर दें तो पूरा कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। सो ये सारा हम पहले कर चुके हैं। सो ये अल्फा फिर क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फेस ऑफ द कॉइल। सो ये बन गया। सो इतना टॉर्क जो है इस कॉइल पे लगता है, जिसके कारण ये रोटेट करती है, ट्विस्ट करती है। देखो बेटा, जब ये ट्विस्ट करेगी तो ये जो मिरर इस पे लगा है, वायर के साथ लगा है वायर के साथ जो मिरर लगा है ये भी रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो बाहर हम देख रहे होंगे इसको, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो मिरर है वो अपनी पोजीशन से रोटेट किया है, टर्न किया है। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि सर्किट में करंट है। अगर मिरर नहीं रोटेट किया, इसका मतलब होगा कि कॉइल जो है वो रोटेट नहीं होगी, क्योंकि ये हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वुडन बॉक्स के अंदर होगा ना ये, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, ये सिर्फ मिरर दिखाई देगा। सो मिरर को देख के हमें मालूम पड़ेगा कि करंट फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल रोटेट करेगी और मिरर भी टर्न करेगा, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा करंट फ्लो हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसके लोअर फेस पे देखो, लोअर फेस पे स्प्रिंग भी लगा है, तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट करेगा। तो जब स्प्रिंग ट्विस्ट करेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, जो कि स्प्रिंग को वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। सो वो रिस्टोरिंग फोर्स इस पे क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। सो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है पूरे सिस्टम को वापस लाने की कोशिश करेगा, यानी कि अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। सो जितनी ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। सो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जब अप्लाइड टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो जब अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में कॉइल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी फिर वो फर्दर रोटेट नहीं करेगी। उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके हम फिर करंट की वैल्यू निकालेंगे। सो देखो, इफ
अल्फा इज द एंगल, if alpha is the angle through which coil is rotated, then restoring torque कितना लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा K इंटू अल्फा। सो K क्या है? K है कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, कि यूनिट एंगल के थ्रू अगर कॉइल रोटेट करती है, अगर यूनिट एंगल अगर अल्फा 1 के इक्वल होता है, यूनिट एंगल के थ्रू कॉइल रोटेट करती है तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है? K लगता है। और अगर अल्फा के थ्रू करेगा तो कितना लगेगा? K अल्फा। ठीक है ना? सो K क्या है? इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है ना? यूनिट एंगल के थ्रू अगर वो ट्विस्ट करेगी तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा? K लगेगा। ठीक है ना? तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, ये अप्लाई टॉर्क हो गया। और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगी, ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? अप्लाइड टॉर्क जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क, तो अप्लाइड टॉर्क कितना है? NIAB cos अल्फा। और अप्लाइड टॉर्क कितना है? K अल्फा। और अगर हम यहां से अगर I की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? K ओवर NAB अल्फा ओवर कॉस अल्फा आ जाएगा। यानी कि करंट जो है प्रोपोर्शनली, ये चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि K भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल है, ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म भी कांस्टेंट, यानी ये टर्म कांस्टेंट है। सो I किसके प्रोपोर्शनल होगा? I प्रोपोर्शनल होगा अल्फा ओवर कॉस अल्फा के होगा। ठीक है ना? सो बेटा यहाँ पे देखो कि I जो है अल्फा ओवर कॉस अल्फा के प्रोपोर्शनल आया है, अकेला अल्फा के प्रोपोर्शनल नहीं आया। तो हम लीनियर स्केल तभी यूज कर सकते हैं जब I किसके प्रोपोर्शनल हो? अल्फा के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? सो अब इस केस में हम लीनियर स्केल यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा नहीं है, नीचे अल्फा ओवर कॉस अल्फा भी है। सो हम लीनियर स्केल यूज कर सकें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे फिर जो मैग्नेटिक पोल पीसेस हैं वो कनकेव शेप्ड लेते हैं। कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल पीसेस रखने से क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल ट्विस्ट करती है तो उसकी जो मर्जी पोजीशन हो, उसका फेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या आता है? पैरेलल आता है। ठीक है ना? यानी कि जब कॉइल रोटेट करेगी, जैसे मान लो ये पोल पीसेस हैं और ये हम कॉइल का अपर फेस ले लेते हैं। ठीक है ना? ये मान लो कोर है इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की जो मर्जी पोजीशन हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, जो मर्जी पोजीशन हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के वो हमेशा क्या होगी? पैरेलल होगी। सो वो तभी हो सकता है जब हम कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स लें। ठीक है ना? सो कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स का क्या यूज होता है, क्या फायदा होता है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो हमेशा कॉइल के फेस के पैरेलल रहता है। ठीक है ना? सो उस केस में क्या होगा फिर? जब देखो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के हमेशा क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है ना? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल के क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरह से लगेगी, इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कॉइल के ऊपर। ठीक है? तो अब हम अगर यहाँ पे हमने टॉर्क को निकालना हो, अप्लाई टॉर्क को, तो टॉर्क किसके इक्वल होता है? आइदर फोर्स, ठीक है ना, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये हो जाएगी F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जितनी की इसकी क्या है? विड्थ है। ठीक है ना? तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? B आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है इस पे? आपको मालूम ही है मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है? ILB इतनी लगती है। और ये B आ गया, L और B क्या होता है? एरिया होता है। ये बन गया IAB। ठीक है ना? सो टॉर्क इतना लगेगा। और इफ नंबर ऑफ टर्न N है कॉइल में तो ये बन जाएगा NIA
बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स लगती है, ये लगती है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगती है, और इसे हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई एल बी साइन थीटा। और अगर एल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये क्या बन जाती है, आई एल बी साइन 90, और क्या बन जाता है, ये आई एल बी बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले किया था कि ये कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे फोर्स जो अपर फेस पे लगती थी, लोअर फेस पे लगती थी, ये तो इक्वल एंड अपोजिट थी, एक दूसरे को कैंसिल करती थी। टॉर्क कौन सी फोर्सेस एग्जर्ट करती थी, जो साइड फेसेस पे लगती थी, ये वाली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, यानी कि कॉइल के क्या थी, परपेंडिकुलर थी, ये इसकी साइड के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो वही वाली परपेंडिकुलर एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे भरा है, क्योंकि मैग्नेटिक ये जो टॉर्क लगेगा वो किसके कारण लगेगा, जो साइड फेसेस पे फोर्सेस लगेंगी वो एग्जर्ट करेंगी कॉइल पे टॉर्क, क्योंकि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसेस पे फोर्सेस लगेंगी वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ साइड फेसेस पे फोर्सेस लगेंगी वही टॉर्क पैदा करेंगी। और साइड फेसेस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ के बीच में एंगल देखें तो वो कितना आता है, 90 डिग्री आता है, तो फोर्स कितनी आती है, आई एल बी आ जाती है। सो वही वाली फोर्स मैंने यहाँ पे भरी है, आई एल बी इंटू बी, लेंथ यहाँ पे मैंने बी ले ली है कि इसकी लेंथ कितनी है, बी है मान लो, तो ये बन गया ये देखो इसकी ये विड्थ मैंने एल ली है और लेंथ कितनी ली है, बी ली है। सो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है आई एल बी इंटू बी, ये हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको रिपीट कराया है। तो ये बन गया आई ए बी, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है ना, तो ये बन गया आई ए बी। और अगर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टॉर्क बन जाएगा एन आई ए बी। तो कहने का मतलब है कि टॉर्क का फार्मूला हम एन आई ए बी कॉस अल्फा लेने की बजाय क्या लेंगे, फिर एन आई ए बी लेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, हमेशा कॉइल के फेसेस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये एक नंबर इक्वेशन में लिख लेता हूँ। तो ये एक नंबर इक्वेशन को फिर मैं क्या लिखूंगा, क्या बनेगी ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस केस में क्या बनेगा कि अप्लाइड टॉर्क यानी एन आई ए बी कॉस अल्फा तो होगा ही नहीं, अब क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के फेस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कॉइल का फेस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो एन आई ए बी हो जाएगा। तो एन आई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, के अल्फा के आ जाएगा, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ओवर एन ए बी अल्फा। तो ये तो कांस्टेंट है, सो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इस केस में हम फिर लीनियर स्केल जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इस फार्मूले से देखो, ये वाला जो फार्मूला मैं ड्राइव किया है, इस फार्मूले में हम वेरियस वैल्यूज भर के, जैसे के की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर हम भर देंगे तो हमें करंट भी फाइंड आउट हो जाएगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और मगर वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर करंट की वैल्यू स्मॉल होगी, अगर लार्ज होगी तो फिर तो आउट ऑफ स्केल जाएगी सिचुएशन, तो वो फिर हम मेजर नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये था सारा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉर्क कितना लगता है रेक्टेंगुलर कॉइल पे, ये मेन है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले आपने ये वाला आर्टिकल पढ़ना है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, वो पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर वो पढ़ोगे तभी ये पता लगेगा। देखो ये वाला मैंने फार्मूला जो लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ड्राइव नहीं किया। और ये वाला फार्मूला देखो, टॉर्क के दो फार्मूले होते हैं, मैंने वहां पे आपको बताया था, आप वो पढ़ोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। टॉर्क के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एन आई ए बी साइन थीटा, और एक होता है एन आई ए बी कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो ये कैसे आता है, जैसे मैंने आपको ये देखो बताया था,
ऊपर वाले केस में हमने एंगल लिया है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो नीचे वाले केस में हमने एंगल लिया है मैग्नेटिक फील्ड और फेस के बीच में, ठीक है, तो ये कॉस अल्फा आता है। अगर हमें न्यूमेरिकल में एंगल दिया हो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, तो ऊपर वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर फेज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिया तो हम नीचे वाला फॉर्मूला फिर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि कॉइल पे कितना टॉर्क लगता है, ठीक है। पर डिपेंड ये करता है कि हमें क्या चीज न्यूमेरिकल्स में दी हुई है, सिचुएशन में क्या चीज दी हुई है, हम वो यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें फेस के साथ एंगल पता था कि वो कितना रोटेट किया, कॉइल ने कितना रोटेट किया, उस जितना वो रोटेट करेगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा, तो वो वाला एंगल अल्फा था, तो वो इस पे यहाँ पे हमने NIAB कॉस अल्फा का फार्मूला यूज किया, ठीक है ना। तो जब हमने NIAB कॉस अल्फा का फार्मूला यूज किया तो करंट जो है उसकी वैल्यू इतनी आती है, करंट यानी अल्फा ओवर कॉस अल्फा के प्रोपोर्शनल आया था। तो लीनियर स्केल यूज नहीं कर सकते, लीनियर स्केल यूज करने के लिए कॉस अल्फा यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स यूज किए हैं, क्योंकि कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। यानी कि देखो ये जो है ऐसे होता है कि कॉइल की पोजीशन जो मर्जी हो, कॉइल की पोजीशन जो मर्जी हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा उसके क्या रहता है, पैरेलल रहता है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब कॉइल की जो मर्जी पोजीशन हो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, जैसे मर्जी कॉइल की पोजीशन हो जाए, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। जब वो पैरेलल रहेगी तो फोर्सेस ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो फोर्सेस इस तरह से लगेंगी, और जो टॉर्क है उसका फार्मूला फिर ये वाला बनेगा, कॉस अल्फा चला जाएगा। जब कॉस अल्फा चला गया तो फिर हम लीनियर स्केल जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सारा था इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग थी। बेटा आपको समझ लग गई होगी। ये तभी समझ लगेगी अगर आप टॉर्क वाला आर्टिकल पहले कर लोगे तो। अब इसके बाद आती है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कब होता है कि जब वो लार्ज डिफ्लेक्शन देता है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए वो यूज किया जा रहा है। जैसे गैल्वेनोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो स्मॉल करंट फ्लो करने पर भी लार्ज डिफ्लेक्शन अगर ये देता है तो हम कहते हैं कि ये हाईली सेंसिटिव है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो दो तरह की हम लेते हैं। पहली आती है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या, कैसे डिफाइन करते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज said to be more sensitive regarding current if it will give large deflection for the flow of small current through it। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ठीक है ना, कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है यूनिट करंट फ्लो करने पर, ठीक है ना। अगर लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, अगर कम प्रोड्यूस करता है तो फिर वो कम सेंसिटिव है। अभी मैंने फार्मूला एक बनाया था, क्या बनाया था कि NIAB इज इक्वल टू K अल्फा लिखा था, ठीक है ना। सो यहाँ से मैंने I की वैल्यू क्या निकाली थी, मैंने निकाली थी K ओवर NAB अल्फा निकाली थी। और यहाँ से अगर हम अल्फा ओवर I की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, NAB ओवर K आ जाएगा। सो अल्फा ओवर I किसके इक्वल आ गया, NAB ओवर K। सो ये हमारा बन जाता है करंट सेंसिटिविटी बन जाता है। अब इसके बाद सेकंड आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर इसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। अब अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। और यहाँ पर अल्फा और I की वैल्यू अगर हम भरे तो क्या आएगा, NAB ओवर K, R तो नीचे है ही। तो ये हमें, ये वाला जो रिलेशन है ये हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में नॉलेज देगा। सो बेटा ये सारा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसे आपने कर लेना है। सो इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में 6 या 7 इंस्ट्रूमेंट है, आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट जरूर आपको
फाइनल एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है। मैंने यहाँ पे आपको शुरू में बताया था कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये इसमें क्यों रखी होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वर्किंग सारी हमने कर ली है, सॉफ्ट आयरन कोर की कहीं पर यूज ही नहीं हुआ, फिर ये क्यों रखी हुई है। तो बेटा ऐसा होता है कि जब हमने मान लो एक रीडिंग इसकी ले ली, एक रीडिंग हमने ली, क्योंकि जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं 3 या 4 रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है ना। सो एक रीडिंग लेने के बाद जब दूसरी रीडिंग लेंगे तो इसे ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करेंगे। जब हम इसे ऑफ करेंगे तो ये जो इसकी कॉइल है ये काफी देर तक वाइब्रेट करती रहेगी। तो सेकेंड रीडिंग हम तब तक नहीं ले सकते जब तक इसकी कॉइल जो है वो स्टॉप नहीं कर जाती। तो इसकी कॉइल की वाइब्रेशन को स्टॉप करने के लिए इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी होती है, ठीक है ना। जब हम स्विच ऑफ करते हैं सर्किट को तो कॉइल जब रोटेट करती है तो ये सॉफ्ट आयरन कोर भी इसके साथ में रोटेट करती है। तो इसके सराउंडिंग में देखो मैग्नेटिक पोल्स पड़े हैं, जिसके कारण इसके साथ लगता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। तो जिसके कारण इसके अंदर एडी करंट पैदा होता है। एडी करंट क्या करता है कि जो इसे पैदा कर रहा है उसी को वो अपोज करता है। अब एडी करंट किसके कारण पैदा हो रहा था, उसके वाइब्रेट करने के कारण, सो इसकी वाइब्रेशन को अपोज करता है, तो इसकी वाइब्रेशन फिर बहुत जल्दी जो है वो डाई आउट हो जाती है। सो इस तरह का गैल्वेनोमीटर जिसमें वाइब्रेशन बड़ी जल्दी डाई आउट हो जाती है उसे हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सो इसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इसके सेंटर पे सॉफ्ट आयरन कोर रखी होती है। ठीक है बेटा, अब इसका भी आपको पता लग गया कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखी होती है। सो इस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा कंसेप्ट जो है आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू। चलो भाई।